सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आप एक बात को लेकर कॉशियस ज़रूर होंगे कि काफ़ी टाइम से कंपनी के बिजनेस में कोई ग्रोथ हमें देखने को मिली ही नहीं है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल का CAGR देखोगे तो सिर्फ 7% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और इसी पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट भी डी ग्रोथ ही रिपोर्ट किया है 25% से। और इस वजह से पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर हम देखें तो वो भी हमें नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिखी है और पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली कंपनी का पिछले 3 साल का बिजनेस रिकॉर्ड अगर हम देखें तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें दिख रहा है। और इसके बाद इन्वेस्टर्स तो यही उम्मीद करेंगे ना कि 3 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो अब धीमे धीमे कंपनी की परफॉर्मेंस हम अच्छी विटनेस करेंगे। बट काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है जिससे उम्मीद लगता है कि ये जो 3 साल का नंबर है ये हो सकता है कि 5 साल भी आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली हमें देखने को क्या मिला, US ने इंडिया के ऊपर 50% की टैरिफ लगाया है भाई। अब ये 50% की टैरिफ सभी प्रोडक्ट पे तो नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे हैं, सॉरी बहुत कुछ प्रोडक्ट पे हैं और कुछ कुछ प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं है। लाइक अगर हम बात करें दवाई के बारे में, लाइक फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इस टैरिफ से। बट उसके अलावा बाकी बिजनेस की बात करें अगर हम, लाइक FMCG बिजनेस के बारे में या फिर ऑटो सेक्टर के बारे में या फिर हम बात कर सकते हैं केमिकल सेक्टर के बारे में, तो वो सारे बिजनेस इससे ज़रूर इफेक्ट करेंगे। तो पिछले 3 साल तो ऑलरेडी कंपनी का ख़राब हो गया, अब US टैरिफ की वजह से क्या अगला 3 साल भी कंपनी का ख़राब रह सकता है? तो चलिए इसको लेकर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या व्यू है उसको समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों सबसे पहले आप कंपनी के बिजनेस को समझो, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कंपनी US के टैरिफ की वजह से कितना इम्पैक्ट फेस करेगी। तो देखो सबसे पहले कंपनी ने Q1 की जो रिजल्ट पब्लिश किया था उसके साथ कंपनी ने काफ़ी सारे डेटा रिप्रेजेंट किए थे, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो देखो दोस्तों एक रेशियो कंपनी ने मेंशन किया था रेवेन्यू का, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का रेशियो है 86:14, यानी कि टोटल रेवेन्यू का 86% कंपनी का आता है डोमेस्टिक बिजनेस से। यानी कि जो इंडिया में कंपनी बिजनेस करती है वो टोटल रेवेन्यू का 86% ही देता है, सॉरी 86% तक देता है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो दीपक नाइट्राइट जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, इंडिया के बाहर भेजती है, वो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि देखा जाए तो मैक्सिमम बिजनेस कंपनी का इंडिया से है और इंडिया में बिजनेस करने के लिए कोई टैरिफ वाली सीन तो है नहीं, तो बोल सकते हैं कि US के टैरिफ लगाने के बाद भी दीपक नाइट्राइट को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों एक चीज़ तो ज़रूर है कि कंपनी ने 14% जो नंबर मेंशन किया है एक्सपोर्ट वाला, वो कंपनी को कितना रेवेन्यू देता है। तो इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कितना आया था, 267 करोड़ रुपए। और ये नंबर 267 करोड़ रुपए का जो है, इसमें से US कितना कंट्रीब्यूट किया था उसका भी डेटा कंपनी ने मेंशन कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो अभी के टाइम पे US इनके जो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है वो 2.5 से 3% है। तो आप समझ लो टोटल रेवेन्यू कंपनी का जितना है उसका 3% निकाल लो, जो नंबर निकलेगा वही मान लो कि US उतना कंपनी को रेवेन्यू देता है। ठीक है, अब US बहुत ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू तो देता नहीं है अगर परसेंट वाइज हम बात करें, तो इस वजह से US के टैरिफ लगाने के बावजूद भी कंपनी को उतना इम्पैक्ट फेस करना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कंपनी को इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी स्लो डाउन देख रही है अपने बिजनेस में,
और स्लो डाउन क्यों दिख रही है? चाइना के डंपिंग की वजह से और भी काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो इस वजह से अभी के टाइम पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसको बड़ी नेगेटिव न्यूज़ की तरह भी आप ले सकते हो और प्रॉपर एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को समझ लो, रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी सारे सेक्टर को तो डैमेज कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें विटनेस करने को मिल सकता है। और न्यूज़ किस चीज़ को लेकर है भाई? H1B वीज़ा को लेकर है। अब H1B वीज़ा को लेकर जो न्यूज़ है वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है और ये वंस अगेन हमारे ट्रम्प की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो, ट्रम्प का जो मसला था टैरिफ को लेकर वो तो चलो हम सुन ही रहे थे, उस चीज़ की हमें आदत भी हो गई थी, मार्केट ने भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ही लिया था। बट अगर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उनके मुंह से अगर सुनने को मिल जाए हमें, जो कि टैरिफ से एकदम हमें अलग देखने को मिले, तो उसके लिए मार्केट रेडी नहीं है। और उसके लिए मार्केट अगर रेडी नहीं है और अगर वो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो गई तो अल्टीमेटली मार्केट इससे रिएक्ट कर सकती है। तो ये जो न्यूज़ है H1B वीज़ा को लेकर, इससे हो सकता है कि मार्केट आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि कल के दिन में भी फोकस में रहती हुई नज़र आ जाए। अब एग्जैक्ट भाई न्यूज़ क्या है? तो देखो, न्यूज़ ये है कि H1B वीज़ा जो है उसके जो फ़ीस हमें लगते हुए देखने को मिलते हैं अभी के टाइम पे देखोगे तो $2,000 से लेकर $5,000 के रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रंप ने क्या किया है कि ये जो फ़ीस है $2,000 से $5,000 तक का, इसको इंक्रीज़ कर दिया है। कितना कर दिया है भाई? $1,00,000। यानी कि बोल सकते हैं पहले जितना अमाउंट आपको देना पड़ता था इस वीज़ा के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा अब आपको देना पड़ेगा इस वीज़ा के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि ये जो वीज़ा वाली सीन है ये देखा जाए तो किसको डैमेज करने वाली है? तो सिंपल सी बात है, हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उनका यूएस में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है भाई। और यूएस में अगर उनका प्रेजेंस है तो ऐसा नहीं है कि उनका जो प्रेजेंस यूएस में है, उनके जो वर्कर्स यूएस में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूएस के ही हैं। बहुत ज़्यादा वर्कर्स वो इंडिया से इमिग्रेट करते हैं वहाँ पे, और उसके लिए H1B वीज़ा यूज़ होता है। और अभी के टाइम पे जो फ़ीस हाइक हुई है इसको लेकर थोड़ा सा बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ हमें देखने को मिली है कि क्या इससे होगा। तो देखो, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिला है यूएस की तरफ से। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ये वन टाइम फ़ीस है। $1,00,000 की जो न्यूज़ है H1B वीज़ा की फ़ीस को लेकर वो वन टाइम है, मतलब बोल सकते हैं एक ही बार आपको देना है। बट जो कंपनी नहीं, जो पहले से यूएस में काम कर रहे हैं H1B वीज़ा के थ्रू, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। होते हैं ना रूल्स, तो उस रूल्स में देखा जाए तो वो नहीं है जो पहले से ही इस वीज़ा को होल्ड कर रहे हैं। बट जो न्यू एप्लीकेंट होंगे, जैसे मान लो आप यूएस में जाओगे काम करने के लिए, तो आप अगर H1B वीज़ा लेते हैं तो आपको $1,00,000 देना पड़ेगा, और जो पहले से ले रखे हैं उनको देना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन यूएस ने दे दिया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले और भी अच्छी तरह से क्लियर समझ लो, ये जो वीज़ा है वो बोल सकते हैं कंपनी स्पॉन्सर करती है इनको, फॉरेन वर्कर्स को। अब देखो, यूएस में कंपनी काम कर रही है ना, तो यूएस में अगर काम कर रही है और यूएस के बोल सकते हैं वर्कर को वो अगर हायर करना चाहते हैं तो इंडिया के कंपैरिजन में यूएस का जो लेबर कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस केस में कंपनी क्या करती हैं, यूएस से बाहर के जो देश हैं वहाँ से वर्कर्स उठाती है जिनको वो कम पैसों में उतना ही काम करवा सकती है। तो बोल सकते हैं ये जो वीज़ा है ये कंपनी स्पॉन्सर करती है फॉरेन वर्कर्स के लिए, जिसका स्टार्टिंग फेज़ में हमें 3 साल का वैलिडिटी देखने को मिलता है, जिसको आप 6 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे क्या है कि 85,000 हमें H1B वीज़ा देखने को मिलते हैं पर ईयर। लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि किसी के लिए ऐसा नहीं कि फ़िक्स है, ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो। और इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो यूएस में IT सेक्टर का तो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है भाई। और यूएस में जो IT सेक्टर के प्रोफेशनल हैं वो लगभग 70% से ज़्यादा H1B वीज़ा के होल्डर हैं। यानी कि मान लो अगर टोटल 100 वीज़ा है H1B, तो उसमें से 70 वीज़ा IT वर्कर्स के पास हैं, और उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी के टाइम पे एक चीज़ क्लियर हो गया भाई कि हमारी जो IT कंपनीज है, लाइक एग्जांपल के तौर पर हम इन्फोसिस को ले लेते हैं। इन्फोसिस का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो टोटल रेवेन्यू का कितना 62% वो अमेरिका से जनरेट करती है। तो मान लो
अभी के टाइम पे इन्फोसिस के पास जो एम्प्लॉय हैं वो तो चलो ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती, बट आगे चलकर अगर इन्फोसिस को एम्प्लॉय हायर करनी होंगी इंडिया से, तो उस केस में जो एम्प्लॉय हैं उनको ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा और इस वजह से इंडिया से वो वर्कर नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनको अगर हायरिंग करनी है तो यूएस के वर्कर को हायरिंग करनी पड़ेंगी और ऐसे केस में क्या होगा कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ के लिए जो कॉस्ट है एक एम्प्लॉय पे वो बढ़ जाएगा और उस केस में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो श्रिंक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ इन्फोसिस में अप्लाई होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप टीसीएस को देखोगे, विप्रो को देखोगे, एस्टेल्टिक को देखोगे, आईटीआई माइंड्री को देखोगे, तो वो सारी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमें यूएस से ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो किसी एक कंपनी के लिए चीज़ें लागू नहीं होती। जितनी भी टेक कंपनीज़ यूएस में डिपेंडेंट हैं अपने मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए, उनके लिए ये लागू होती हैं। और अभी के टाइम पे एक न्यूज़ तो हमें देखने को मिला था ना कि फेड रेट कट की है, जिस वजह से यूएस के जो बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट अभी के टाइम पे एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला जिम वॉकर का, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि 2026 में यूएस में रिसेशन का खतरा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेड के रेट कट को लेकर जो सिनेरियोज हमें देखने को मिली हैं उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ेगा। तो स्टैगफ्लेशन का खतरा हमें देखने को मिल रहा है। और स्टैगफ्लेशन का मतलब यही होता है कि जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट साथ में बढ़ता है तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो जिम वॉकर ने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्केट आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कैसा रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है, खासकर हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ को देखते हुए। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना। और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, देश के इकनॉमी में डिस्टर्बेंस देखनी चाहिए। और ऐसी केस में जब इकनॉमी की बात होती है तो मार्केट इस चीज़ को कभी भी अच्छे तौर पे नहीं लेती, हमेशा नेगेटिव के तौर पर लेती है और काफ़ी बड़ी नेगेटिव के तौर पर लेती है। तो कोई रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बट जो डेटा है उस बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बाकी ये कोई तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली बोनस की अनाउंसमेंट की थी 2:1 की रेशो में, जिसमें कंपनी ने हर एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। नाम क्या है भाई कंपनी का? नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। अब इसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह डिक्लेयर कर दिया है, जो कि है 22 सितंबर का, यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में एलिजिबल होंगे ये बोनस के लिए। बाकी अगर शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।